चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजाहिद मनीष चैनल पर। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो आज मैं आपको बॉटनी के कुछ खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप सभी लाइव आ जाए। और पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से ऐसा कौन सा विषाणु है, निम्न में से कौन जो है विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। होस्ट सेल के बाहर निष्क्रिय क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं, प्रतिजीवी से अप्रभावित या कार्य में गैर विशिष्ट। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये मैं आपको पीवीएफटी के ओल्ड पेपर करवा रहा हूँ, जिसमें मैंने कल आपको फिजिक्स करवा दी थी, केमिस्ट्री करवा दी थी। और ये 14 जून 2019 का 9 बजे का पेपर है। कल मैंने आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री करा दी थी, आज हम बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा है वो आपको बताना है। चलिए, बिल्कुल आपका कि निम्नलिखित में से कौन विषाणुओं पर लागू नहीं होता, बताएं। बिल्कुल सही जवाब है, कार्य में गैर विशिष्ट। ये क्या है, ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीज के गुरु बीजाणुओं का सामान्य नाम क्या है। क्या है, आवृत बीज के गुरु बीजाणुधानी का सामान्य नाम क्या है। भ्रूणथैली, बीजांडसन, अंडाशय या बीजांड। और आपको ये मॉक टेस्ट लगाना है और आपको बताना है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, वेरी वेरी गुड। आवृत बीजी की गुरुत्वानुधानी का जो सामान्य नाम हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका बीजांडन। बीजांडनसन नहीं होगा, वो होगा आपका बीजांड। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। किसका नाम है सामान्य नाम, आवृत बीज के गुरु बीजाणुधानी का सामान्य नाम होता है बीजांड। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भू संरक्षण के प्रभाव क्या हैं। केवल अकाल, केवल आकस्मिक बाढ़, केवल जलाशयों का अवसाद या सभी। भू संरक्षण के प्रभाव क्या हैं। तो भू संरक्षण किससे होता है, आप सभी को पता है। अकाल, आकस्मिक बाढ़ आ जाने से, जलाशयों का अवसाद के कारण। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी वाला। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करा रखा है। ये ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में, क्या क्वेश्चन है, ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया का क्या नाम है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार करा रखा है कि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में जो आप रूपांतरण होते हैं उसकी प्रक्रिया का नाम क्या है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, टीसीए चक्र, ग्लाइकोलिसिस या ग्लूकोजेनेसिस। वेरी गुड। ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल में रूपांतरण की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है आपकी ग्लाइकोलिसिस। सी। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है, चलिए ये बताना है कि इन्फ्लुएंजा एक क्या है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है इन्फ्लुएंजा, आप सभी को पता है कि इन्फ्लुएंजा जो होता है एक विषाणु के कारण होता है, जब जो कि अंडाकार या गोलाकार होते हैं, जिसमें जो होते हैं वो क्या है, निहित होते हैं। बताएं, इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो कि अंडाकार और गोलाकार होता है, जिसमें निहित होते हैं। क्या निहित होते हैं, बताएं। वेरी गुड। जिसमें आपके जो निहित रहेंगे ना, वो निहित रहेंगे राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के एक आंतरिक कुंडली कोर में आरएनए, है ना। तो आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता है और डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता है। ठीक है, ये दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखने। तो ऑप्शन हम कहाँ जाएंगे, सी वाले के साथ जाएंगे कि इन्फ्लुएंजा एक विषाणु के कारण होता है जो कि अंडाकार और गोलाकार होता है, जिसमें जो निहित होता है ना, जिसमें निहित होता है राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के एक आंतरिक कुंडली कोर में आरएनए। छठे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि एक शुद्ध प्रोटीन अणु में सामान्य रूप से कितने सिर होते हैं। एक शुद्ध प्रोटीन में सामान्य रूप से, एक शुद्ध प्रोटीन के अणु में सामान्य रूप से कितने सिर होते हैं, बताएं।
वेरी गुड। एक शुद्ध प्रोटीन के अणु में सामान्य रूप से आपके दो सिर होते हैं। कितने? दो सिरे होते हैं, डी वाले। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, हाँ, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है जिसने 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। और आपको ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है। ये क्वेश्चन तो आपके हर एग्जाम में आता है कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। 5 किंगडम क्लिसिफिकेशन का प्रस्ताव दिया था, वो विहेक्टर भाई साहब ने दिया था। और आपके बार कितनी बार के क्वेश्चन आ जाएगा कि 5 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आर एक विहेक्टर। ये तो आप सभी को याद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मुक्त रूप से तैरने वाले पौधे। मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचानना है जो जल चक्र के संक्रमक समुदाय पर कब्जा करते हैं। बताएं। मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचानना है जो जल क्रमक के संक्रामक समुदाय पर कब्जा करते हैं। मर्सिलिया, निमाफिया, टाइफा या लेम्मा। और जो भी पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986 पर। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मुक्त रूप से तैरने वाले पौधों को पहचानना है जो जल क्रमक के संक्रामक समुदाय पर कब्जा करते हैं। वेरी गुड। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं लेमना कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमना। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण कहाँ होता है? कहाँ पर? पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है? बताएं। मरुस्थल में होता है, शुष्क भूमि में होता है, जल के निकाय में होता है या घास के स्थल में होता है? बताएं। वेरी गुड। पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जो होता है ना, वो होता है आपके जल के निकाय में। कहाँ पर? जल के निकाय में आपका पारिस्थितिक तंत्र में सुपोषण जो होता है वो होता है आपके जल के निकाय में। सी वाले पर हम चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, वर्तिकाग्र और परागकण के बीच। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कितनी बार करा रखा है। वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद रिक्त स्थान को पहचानने में जो मदद करता है वो कौन करता है? वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद को पहचानने में कौन मदद करता है आपके? वाह यार, बिल्कुल सही जवाब है 10वें का। और वो आपका करता है राइट प्लोन। वर्तिकाग्र और परागकण के बीच रासायनिक संवाद सही पराग को पहचानने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त बीज के परागकणों को बिना किसी कारण के आवर्त बीज के परागकण को बिना किसी कारण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया गया है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आवर्त बीज के परागकण को बिना किसी क्षरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित क्यों किया गया है? माइक्रोपाइलिन की उपस्थिति के कारण, स्पेरोपोलिन की उपस्थिति के कारण, आवरण की उपस्थिति के कारण या अंतचोल की उपस्थिति के कारण? वेरी गुड। आवर्त बीज के परागकण को बिना किसी क्षरण के जीवाश्म के रूप में अच्छी तरह से संरक्षित इसलिए किया गया है, क्यों? क्योंकि वो जो है आवरण की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? आवरण की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा उत्तक है जो पेरिडर्म का निर्माण करता है? क्या क्वेश्चन है? कौन सा उत्तक है जो पेरिडर्म का निर्माण करता है? काग एधा, संवनी एधा, द्वितीय कोटेक्स या प्राक एधा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है कि कौन सा ऐसा उत्तक है जो परितत्व का निर्माण करता है? बिल्कुल सही, परितत्व का निर्माण करेगा आपका काग एधा, कार्क कैम्बियन। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक मिनट है ना, निम्नलिखित कथन में से कौन एंजाइम के विषय में गलत है। एंजाइम के विषय में आपको गलत बताना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर चलते हैं अपन। एंजाइम के विषय में आपको गलत बताना है कि एंजाइम को अधिकतम गतिविधि के लिए अनुकूलन पीएच की आवश्यकता होती है। एंजाइम उच्च ताप पर विकृत हो जाते हैं। अधिकांश एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ लिपिड होते हैं, या एंजाइम अपने क्रियान्वयन में विशिष्ट होते हैं। आपको एंजाइम के बारे में गलत बताना है। वेरी वेरी गुड। तो एंजाइम के बारे में आप सभी को पता है कौन सा एंजाइम। वेरी वेरी गुड। तो आपका जो हो जाएगा कि अधिकांश जो एंजाइम होते हैं ना वो प्रोटीन होते हैं लेकिन कुछ लिपिड होते हैं। ये एंजाइम के बारे में बिल्कुल बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो तत्व है जो पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैल्शियम, क्लोरीन, फास्फोरस या पोटेशियम। वेरी वेरी गुड। बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा कि कौन है, तो वो है आपका पोटेशियम। पोटेशियम कौन सा ऐसा तत्व है जो पौधों में रंध्र को खोलने और बंद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो पोटेशियम। इसकी पीडीएफ में आपको ये पूरा पेपर आज ख़त्म हो जाएगा। ये पेपर ख़त्म होने के बाद इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा शाम तक। जिनको नहीं मिलती हैं वो मुझे शाम तक मैसेज कर सकते हैं 8 बजे के बाद, ठीक है। ये पेपर ख़त्म होने के बाद मैं आज या कल तक ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा। वेरी गुड। पोटेशियम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ई कचरे के उपचार किसके लिए, ई कचरे के उपचार के लिए कौन सी कारगर विधि है बशर्ते इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए। ई कचरे के लिए, वाह, बिल्कुल सही जवाब आप सभी का। ई कचरे के लिए जो है पुनर्चक्रण। क्या, ई कचरे के उपचार के लिए कौन सी कारगर विधि है बशर्ते इसे पर्यावरण अनुकूल तरीके से किया जाए, वो हो जाएगा पुनर्चक्रण। बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, चरम स्थितियों में, क्या, चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर, चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर यूबैक्टीरिया से भिन्न आद्य जीवाणु की मुख्य विशेषता क्या हो जाएगी। 16 नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। वेरी गुड। वो हो जाएगी एक भिन्न कोशिका भित्ति संरचना होती है उसमें। क्या होती है कि चरम स्थितियों में उनके जीवित रहने के आधार पर यूबैक्टीरिया से भिन्न आद्य जीवाणु की जो मुख्य विशेषता होती है उनकी होती है कि एक भिन्न कोशिका भित्ति संरचना होती है। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी वाले के साथ। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोट्स के साथ यूकेरियोट्स कोशिका में गैर झिल्ली बाह्य अंग कौन सा है। क्या क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकेरियोट्स कोशिका में जो होती हैं गैर झिल्ली बाह्य अंग जो होता है वो कौन सा होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा कि प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकेरियोट्स कोशिका में गैर झिल्ली जो होती हैं वो होता है आपका राइबोसोम। कौन सा होता है, राइबोसोम। और कोशिका का पावर हाउस आप सभी को पता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, वो कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और आत्महत्या की थैली कहते हैं, यहीं से बता देता हूँ, ये लाइसोसोम होता है आपके आत्महत्या की थैली। कोशिका का पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोट्स के साथ साथ यूकेरियोट्स कोशिका में गैर झिल्ली का बाध्य अंग जो होता है वो होता है आपका राइबोसोम। वेरी गुड। और आपको लास्ट में बताना भी है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए, कार्नेलियस वेन नीएल द्वारा दिया गया कौन सा तत्व है जो मील का पत्थर योगदान है। क्या क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए कार्नेलियस वेन
नियल द्वारा दिया गया कौन सा ऐसा तत्व है जो मील का पत्थर का योगदान है? भाई बहुत ही इंटेलिजेंट तो हो आप। वेरी गुड। वो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश में निर्भर एक अभिक्रिया है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा गठित विशेष झिल्ली बाध्य संरचना कौन सी है? देखो आपके पीवीएफटी और पीएनएसटी में सेम आते हैं, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये सारे पेपर जरूर लगाने हैं। ठीक है, और मैं ये आपको आज और कल में सारे पेपर कंप्लीट करवा दूँगा। वेरी गुड। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के विस्तार द्वारा गठित विशेष झिल्ली बाध्य संरचना जो होती हैं वो आप सभी को पता है, वो होती हैं आपकी कौन सी? मेसोसोम। कौन सी होती हैं? मेसोसोम होती हैं। ऑप्शन हम डी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20वें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा सक्सेशन डिहाइड्रोजन का एक प्रतिस्पर्धी अवरोध है? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा सक्सिसिन डिहाइड्रोजन का एक प्रतिरोधी अवरोध है? अल्फा कीटोग्लूट्रेट, मेलेंट या ऑक्जेलोसिटेट? बिल्कुल सही जवाब है 20वें नंबर का। बी वाला आ जाएगा, वो हो जाएगा मेलेंट। निम्न में से कौन सा सक्सिन डिहाइड्रोजन का एक प्रतिरोधक अवरोधक है? जो वो हो जाएगा आपका मिलेंट हो जाएगा। वेरी वेरी गुड आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेमेल है? इन चारों में से आपको बेमेल बताना है। वेरी गुड। बेमेल आ जाएगा आपका एथिलीन सर्पोटर्मोनी, ये आएगा आपका एक बेमेल है, गलत है एक। सेब को सामान्यतः मोम लगे कागज में ही क्यों लपेटते हैं? सेब को सामान्यतः मोम लगे कागज में ही क्यों लपेटते हैं, बताएं। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश के कारण रंग परिवर्तन को रोकने के लिए, क्षति के कारण एथिलीन के निर्माण को रोकने के लिए, सेब को लंबे समय तक चलाने के लिए, या ऑक्सीजन की प्रविष्टि की चेकिंग करते हेतु वायवीय शोषण को रोकने के लिए। 22वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है, सेब को सामान्यतः मोम लगे कागज में इसलिए लपेटते हैं क्योंकि उसमें जो होता है उसमें ऑक्सीजन की प्रविष्टि की चेकिंग करने हेतु वायवीय शोषण को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1978, 1981, 2001 या 1966? बिल्कुल सही, 1981। भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम जो लागू हुआ था ना, वो हुआ था 1981। आपके आज सभी आंसर सही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बहुत सारा पढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से कौन से पौधों के खनिज पोषक तत्व की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए मानदंड नहीं है? क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन सा पौधों के खनिज पोषक तत्व की अनिवार्यता निर्धारित करने के लिए मानदंड नहीं है? 24। वेरी गुड। ए गलत, बी नहीं, सी भी नहीं। प्रतिस्थापना या स्थानापन्न। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 25वां लिखा हुआ है कि निम्न में से किस रोगजनक जीव में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस रोगजनक जीव में कोशिका भित्ति की कमी होती है और वह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? 25वें नंबर का बिल्कुल सही। निम्न में से किस रोगजनक जीव में कोशिका भित्ति की कमी होती है और वह ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है? तो आप सभी को पता है वो होगा आपका माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा?
माइक्रोप्लाज्मा हो जाएगा। चलिए, ये 25 क्वेश्चन मैंने आपको बायोलॉजी के करा दिए, 10 एक क्वेश्चन हम जूलॉजी के भी कर लेते हैं। 35 क्वेश्चन का एक पेपर बना लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा 35 में से आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आदि किस प्रकार के टीके के अंतर्गत आते हैं? कौन कौन से? ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आदि आपके किस प्रकार के टीके के अंतर्गत आएंगे? पता, जूलॉजी का क्वेश्चन। जी आएंगे आपके लाइव वैक्सीन में आएंगे। क्या? जैसे कि आपके ये अभी लाइव लग रहा है ना, लाइव ऑनलाइन आप वैक्सीन अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बताना है कि ओरल पोलियो वैक्सीन, बीसीजी, इन्फ्लुएंजा जो आएंगे लाइव वैक्सीन में आएंगे। टसर, मुर्गा, एरी, ओक आदि किस प्रकार की किस्में हैं? कौन सी? टसर, मूंगा, एरी, ओक आदि जो हैं वो बकरियां की किस्में हैं, पेड़ हैं, मधुमक्खी हैं या सिल्क फार्म है? आप सभी को पता है और मुझे आप पर पूरा पूरा भरोसा है कि आप जो करोगे, टसर, मुर्गा, बकरियां तो लगाओगे नहीं, पेड़ लगाओगे नहीं, मधुमक्खी लगाओगे नहीं। ये तो सर, ये तो सिल्क फॉर्म में आते हैं, सिल्क वॉर्म में आते हैं, तो हम डी के साथ चले जाएंगे। घबराना नहीं है आपको क्वेश्चन देख कर, ठीक है? थोड़ा सा लाइक शेयर कर दिया करो अगर वीडियो पसंद आता हो तो। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ कि किन तरीकों का आपका इस्तेमाल करके जीन के साइलेंसिंग को प्राप्त किया जा सकता है? और कल आपने दोनों वीडियो देखे, दोनों में आपके अच्छे अच्छे नंबर आए, 25 नंबर आए, बहुत अच्छे हैं आपके, तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। किन तरीकों का इस्तेमाल करके जीन के साइलेंसिंग को प्राप्त किया जा सकता है? तो आप सभी को पता है किसका हम इस्तेमाल करेंगे। वेरी वेरी गुड, हम जो इस्तेमाल करेंगे एंटीसेन आरएनए और आरएनआई दोनों का। किसका? एंटीसेन आरएनए और आरएनआई दोनों का हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगला क्वेश्चन है, जर्म लेयर क्या है? आपकी जो जर्म लेयर है वो आपका क्या है? मौलिक भ्रूण ऊतक, त्वचा की परत, बीज पत्र या बहुकोषीय निकाय? आपसे पूछा हुआ है कि जर्म लेयर क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जर्म लेयर जो हो जाएगी आपकी मौलिक भ्रूण ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्म लेयर जो होता है आपका एक प्रकार का मौलिक भ्रूण ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन हम बी वाले के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह का नाम उनमें युक्त रिक्त स्थान के प्रकार के अनुसार होता है। रक्त समूह का जो नाम होता है उनमें जो युक्त होता है रिक्त स्थान के प्रकाश के अनुसार होता है। एंटीजन, एंटीबॉडी, माँ का रक्त समूह या पिता का रक्त समूह? वेरी वेरी गुड, रक्त समूह का नाम जो होता है उनके युक्त एंटीजन के प्रकार के अनुसार होगा। ऑप्शन हम ए के साथ बिल्कुल चले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी क्या होती है? मधुमक्खी सामाजिक कीड़े हैं। क्या है? मधुमक्खी जो है आपका एक सामाजिक कीड़े हैं। निम्न में से ऐसी कौन सी मधुमक्खी है जो छत्ते में शहद बनाती हैं? और देखो, मधुमक्खी के ऊपर एक क्वेश्चन आना जरूरी है और एक क्वेश्चन आता है कि रानी मधुमक्खी कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन एक जरूर आएगा मधुमक्खी के ऊपर। वेरी गुड, ऐसी कौन सी मधुमक्खी है जो छत्ते में शहद बनाती है? तो छत्ते में शहद जो बनाएगी रानी मक्खी बनाएगी क्या? नहीं सर, वो बनाएगी श्रमिक, केवल वर्कर जो काम करेंगे ना। जो मधुमक्खियाँ काम करती हैं वही छत्ते में शहद बनाती हैं। हम सी वाले के साथ चले जाएंगे। रानी मक्खी आप किसे कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तंबाकू की लत की उपस्थिति के कारण होते, तंबाकू आप सब क्या तंबाकू खाते हैं? बहुत सारे तंबाकू खाते हैं, है ना? तो उनकी जो लत लग जाती है, किसके कारण उनको तंबाकू के बिना जीवन दुश्वार हो जाता है? बिल्कुल सही, कोकिन तो वो होता है, कोकिन तो अलग होता है, कोकिन अलग होता है ना, कोकिन हीरोइन
ये निकोटीन की उपस्थिति के कारण तंबाकू की लत लगती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, ग्लिसिन का कैप्सूल किस अंग में से संबंधित है? ग्लिसिन का जो कैप्सूल होता है वो किस अंग से आपका संबंधित होता है? अग्नाशय, यकृत, आमाशय या आंत? पूछा हुआ है कि ग्लिसिन का जो कैप्सूल होता है वो किस अंग के लिए उपस्थित होता है? वेरी गुड, वो जो होगा आपके यकृत के लिए होगा। ग्लिसिन का कैप्सूल जो होता है वो यकृत के लिए उपस्थित होता है, यकृत से संबंधित होता है आपका ग्लिसिन का कैप्सूल। और ब्लीव यानी के छत्ते क्या हैं? ब्लीव यानी के जो छत्ते हैं वो क्या हैं? वेरी वेरी गुड। ब्लीव यानी के छत्ते क्या हैं? वेरी वेरी गुड। ब्लीव यानी के जो छत्ते होते हैं वो होते हैं, आप सभी को पता है, पोलिटीन में गहरे पफ, पोलिटीन गुणसूत्र के पफ में होते हैं आपके ग्लीन यानी के छत्ते। क्या हैं? कि पोलिटीन गुणसूत्र के पफ हैं। और अगला क्वेश्चन है, टेक्सन टॉक्साइड क्या है? क्या टेक्सन टॉक्साइड क्या है? ये 35वें नंबर का क्वेश्चन। वेरी गुड, ये है आपका टेक्सन बेसिल्स से बिल्कुल सही। टेक्सन टॉक्साइड जो होता है टेक्सन बेसिल से डिटॉक्साइड वैक्सीन। ऑप्शन नंबर हम ए वाले के साथ चले जाएंगे। ये मैंने आपको 35 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ग्रुप में ऐड होने, है ना, 9753749986। और आपको 35 में से कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और इसके अलावा आपको अगर ये 200 रुपये वाली पीडीएफ, देखो अगर तैयारी करना चाहते हो तो ये पीडीएफ आपको ज़रूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि मैंने आपको इसमें सारा मटेरियल दे रखा है, आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको क्या क्या दे रखा है? इसमें आपको एनसीईआरटी के 11वीं 12वीं के बुक के क्वेश्चन है, जिसमें बुक हैं 11वीं की 12वीं की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, ये मिलेगी आपको, है ना। उसके बाद 2007 से 2019 तक जितने भी पीएनएसटी के पेपर आए हुए हैं वो सारे मिलेंगे इसमें। एक्सप्लेन से एक ओल्ड पेपर में आपके 150 क्वेश्चन होते हैं, तो ये मिलेंगे आपके 26 ओल्ड पेपर। 2007 से 2019 तक जितने भी ओल्ड पेपर आए वो सभी मिलेंगे। उसके बाद 1500 क्वेश्चन मिलेंगे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट के, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश। उसके बाद 500 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अरिहंत के बुक के बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद हमने एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए 5 मॉडल टेस्ट पेपर भी निकाले हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे। तो टोटल मिलाकर 10 से 11,000 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। आप अगर इसको अभी परचेस करते हो तो आपको ये क्वेश्चन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए समय से पहले एग्ज़ाम, और ये बिल्कुल सत्य है कि आपकी पीएनएसटी के एग्ज़ाम भी होगा, तो आप इसको लेकर आराम से पढ़ो, रिवीजन करो। इसके बाद आपको मैं एग्ज़ाम की टाइम पे एक बार सारे के सारे क्वेश्चन रिवीजन भी करा दूंगा। तो इसको लेने के लिए आप इसी नंबर पर मुझे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, किसी से भी आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। उसके बाद मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा व्हाट्सअप, टेलीग्राम, किसी पर भी। या और कोई समस्या हो, डेमो देखना हो, तो आप दिए हुए नंबर पर मैसेज कर देना, आपको फ्री ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा, इस वीडियो का डेमो भी दिखा दिया जाएगा, और इसके अलावा आपको इंग्लिश के नोट्स भी मंगाने हैं तो वो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज आपके 35 में से कितने नंबर आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।